दोस्तों, भारत के आईटी उद्योग के ऊपर बड़ा खतरा छा गया है इस टाइम। बहुत बड़ा खतरा है। करीब 60 लाख लोग काम करते हैं। ऑलरेडी एआई उनके करीब करीब 20-30% नौकरियां खा जाएगा 1-2 साल के अंदर। ऊपर से अब टैरिफ का एक नया किस्सा निकल कर आया, धमकी निकल के आई है अमेरिका की ओर से कि हम आपके आईटी के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अभी तक तो 0% पे चल रहा है सारा का सारा। ये बात पूरी तरह से प्रूव हो गई कि ट्वीट के बाद भी अगर इस किस्म का हमला भारत के ऊपर जारी है कि भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएं, भारत की ऑयल कंपनियां जिसमें सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल, एचपी और बीपी हैं, और प्राइवेट कंपनियों में से रिलायंस एनर्जी है, कि उनके ऊपर भी ये सैंक्शन लगाई जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूं इस बारे में। दोस्तों, भारत के आईटी उद्योग के ऊपर बड़ा खतरा छा गया है इस टाइम। बहुत बड़ा खतरा है। करीब 60 लाख लोग काम करते हैं। ऑलरेडी एआई उनके करीब करीब 20-30% नौकरियां खा जाएगा 1-2 साल के अंदर। ऊपर से अब टैरिफ का एक नया किस्सा निकल कर आया, धमकी निकल के आई है अमेरिका की ओर से कि हम आपके आईटी के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अभी तक तो 0% पे चल रहा है सारा का सारा। अब अमेरिकन गवर्नमेंट की ओर से इंडिकेशन आ रहे हैं कि तो गुड्स से आगे जाते आते जो टैरिफ इसके ऊपर लग गए तो हमारा तो मरने वाला हाल हो जाएगा। 60 लाख लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। 55 से 60 लाख, 50 से 60 लाख के बीच में लोग इसमें काम करते हैं। भारत के कई बड़े शहर हैं जिनको आईटी सिटी कहा जाता है। इसमें गुड़गांव है, पूना है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है। यहाँ पे साइबर पार्क्स हैं, पूरी साइबर सिटीज़ हैं। लाखों लोग वहाँ पर काम करते हैं। और इन शहरों में बसे हुए जो उद्योग हैं, जो बैंकिंग है, रियलिटी है, कंस्ट्रक्शन है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इन लोगों को ही बैंक तुरंत लोन दे देता है। ये लोग ही कारें खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गैजेट्स खरीदते हैं, आईफोन वगैरह खरीदते हैं, या इंश्योरेंस भी खरीदते हैं। यही लोग महंगी जो कंज्यूमर गुड्स है वो भी खरीदते हैं कि कितना बिल आया देखते नहीं, उठा के पेमेंट कर देते हैं। होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, फ्लाइट पे फट से निकल जाते हैं, टिकट बुक कराते हैं। और अगर इनमें से अब एआई के चक्कर में, जैसे कि अभी टीसीएस के 12,000 लोग निकाल दिए गए, और अगर 15-20% लोग टैरिफ के चक्कर में निकल जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा आईटी उद्योग जो है वो सहम जाएगा और क्रैश हो जाएगा। अगर आईटी उद्योग क्रैश होता है तो उससे बैंकिंग पूरा का पूरा कोलैप्स होता है, क्योंकि सारे लोन्स उनको है। साथ में हाउसिंग कोलैप्स होता है, ऑटोमोबाइल सारी चीज़ें वो खरीदते हैं, वो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वो सारे खरीदते हैं। फॉरेन ट्रैवल या इंडिया के अंदर जो ट्रैवल है वो करते हैं। एफएमसीजी के जो गुड्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो करते हैं। तो ईएमआई कौन देते हैं? ईएमआई भी यही देते हैं। और अगर ये ईएमआई नहीं दे पाएंगे, उसके बाद अगर इनकी इनकम स्लो हो जाएंगी, तो भाई अल्टीमेटली सारी की सारी इंडस्ट्री के ऊपर जो कास्केडिंग इफेक्ट होगा उसका क्या होगा। ये इस बात को अमेरिका की और गवर्नमेंट जानती है कि अगर हम आईटी उद्योग के ऊपर अटैक करते तो इससे इंडिया का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो थोड़ा सा करीब 10 करोड़ का है, जो अच्छी पोस्टों पे लगा हुआ है सारा, उनके परिवार से चलते हैं, वो बुरी तरह से इम्पैक्ट में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी एक डोरमेंट या कोलैप्स स्टेज में आ जाएगी। तो आईटी के ऊपर चोट करने का मतलब है कि इंडिया का जो नर्व सेंटर है पूरा का पूरा इंडस्ट्री का, उसके ऊपर चोट करना। अब ये कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एआई तो सामने खड़ा है ना। एआई की वजह से तो वैसे भी जो कोडिंग के जॉब होते थे सारे खत्म हो गए हैं, और इतनी ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट होती थी पहले वो भी बंद हो चुकी है। तो अब बचा क्या अल्टीमेटली वहाँ पे? सवाल अब बहुत सारे हैं और जो डर हैं वो भी बहुत सारे हैं। तो सारी इंडस्ट्री सिस्टम डरी हुई है कि आईटी के ऊपर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। ये रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी से जूझना तो पड़ेगा। दोस्तों, ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था, मोदी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, सब कुछ है, ये है वो है। मोदी जी ने कह दिया जी हाँ जी बच्चे, हम भी लंबी पार्टनरशिप करेंगे आपके साथ, अच्छा होगा। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि जो कहा जा रहा है वॉशिंगटन के द्वारा वो वास्तव में ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो उसका उल्टा है। और वो ये है कि भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगे हुए हैं तेल के कारण, और भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लग चुका है, जो अभी हटने वाला नहीं है। दूसरी बात, आज वॉशिंगटन से नई खबर आती है कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्कॉट बेसेंट, उनका फिर से स्टेटमेंट आता है कि जो भी लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर एक सेकेंडरी सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन को लगाना ज़रूरी है। हम और यूरोपियन यूनियन तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम मिलकर उन देशों पर या उन कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगाएं जो रशिया से तेल खरीद रही हैं
उनके वॉर फ्रंट को फीड कर रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी वॉर मशीनरी उसके ऊपर चल रही है। सीधा भारत पिक्चर में आता है। उनका कहना है कि हमने तो 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया है तो 50 हो गया है, तो हमने तो सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिए। अब ज़रूरत इस बात की है कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी ऐसा करें और भारत के ऊपर वो एक्स्ट्रा सेकेंडरी सैंक्शन लगाएं, उन देशों पर भी लगाएं, उन कंपनियों पर लगाएं। और ये अगर लगा देते हैं तो फिर उसमें फिर हमारी सेना जो है, यूक्रेन की जो सेना है वो टिकेगी और रशिया की इकॉनमी कोलैप्स होगी और उस टाइम रशिया मजबूर हो जाएगा और वो टेबल पे आके हमसे बातचीत करने के लिए उसकी मजबूरी हो जाएगी और कोई रास्ता नहीं बचेगा उसके पास हमारे सामने टिकने का। अब ये चीज़ें जब पहले निकल कर आई थी, जब मोदी और ट्रंप के ट्वीट्स जो आपस में एक्सचेंज हुए हैं, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि जो ट्रंप ने कहा है उसको ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो उसको फॉलो करेंगे और उनके द्वारा भारत के ऊपर होने वाले अटैक जो हैं उसमें क्या कोई रुकावट आएगी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। और अल्टीमेटली ये बात प्रूव भी हो गई, ये बात पूरी तरह से प्रूव हो गई कि ट्वीट के बाद भी अगर इस किस्म का हमला भारत के ऊपर जारी है कि भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएं, भारत की ऑयल कंपनियां जिसमें सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल, एचपी और बीपी हैं और प्राइवेट कंपनियों में से रिलायंस एनर्जी है कि उनके ऊपर भी ये सैंक्शन लगाई जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बारे में। नायरा पे सैंक्शन लग चुकी है। नायरा को तो कुवैत ने और ईरान ने इराक ने और सऊदी ने तेल बेचने से भी मना कर दिया, तो उसकी तो बड़ी दिक्कत हो गई है। अब तो रिफाइनरी ही बंद होने पे आ गई क्योंकि उसको तेल ही नहीं मिल रहा, तो रिफाइन क्या करेगा अल्टीमेटली। तो भारत के लिए स्थितियां अभी कोई ऐसी सुधरी नहीं है, सेम स्थिति है और इसमें अभी इतनी जल्दी कोई सुधार आएगा, मुझे इस बात की कोई फिलहाल तो आशा नजर नहीं आती। ऐसा नहीं कि पहले भारतीयों को वहां बाहर में नौकरियां नहीं मिलती थी, अमेरिका जाओ, ब्रिटेन जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, तब भी नौकरी मिलती थी, लेकिन तब उनके प्रति सड़कों पे लोग उतरकर नारे नहीं लगाते थे। वो ये नहीं कहते कि तुम हमारा हक मार रहे हो। लेकिन अब वहां के जो लोकल आदमी हैं उनके अंदर इंडियन डायस्पोरा के प्रति नफरत पैदा शुरू हुई, क्योंकि ये भगवा डायस्पोरा था, ये हार्डकोर था, ये मोदी का भारत था। और अल्टीमेटली फिर वी हेट इंडिया, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट, ये सब चीजें हमको सुनने को मिली। और ये आवाजें किसी एक देश से तो आई नहीं है, ये तो बहुत सारे देशों से आई हैं। ये अमेरिका से आ रही हैं। अमेरिका ने वीजा देने बंद कर दिए, कनाडा गए तो अब कनाडा ने भी स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर दिया, वहां भी वीजा रिजेक्ट होने शुरू हो गए, ऑस्ट्रेलिया में वीजा रिजेक्ट होने शुरू हो गए। यानी कि हमारी जो छवि बनती चली जा रही है वो एक उदारवादी भारत की नहीं रह गई। अब हमें उदारवादी भारत के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स को अब इस रूप में देखा जाता है कि ये हमारी नौकरियां छीनने के लिए आ रहे हैं लोग। हमारे यहां भारत में कई बार लोग कहेंगे कि हमारे अंदर काबिलियत है, हम बाहर जाएंगे तो हम नौकरी लेंगे, इसमें छीनने वाली कौन सी बात है। हमारे अंदर काबिलियत है तो लोग देंगे, लेकिन क्या हम उनको नौकरी देते हैं? क्या बाकी दुनिया में काबिलियत नहीं है? क्या सोचने वाली बात है ना। क्या अमेरिका में, चाइना में, ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, स्पेन में, क्या वहां पे काबिलियत नहीं है? सब जगह है। तो क्या हम उनके लोगों को नौकरी देते हैं, वर्क वीजा देते हैं? उत्तर है नहीं। भारत की पॉलिसी नहीं है वर्क वीजा देने की किसी को।